वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब की तैयारी। आज हम फिर से बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 की। आज हमारे पास है 19 अगस्त 2017 का शिफ्ट नंबर 3। चलिए आज हम इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इसमें हमें कैसे कैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में उनके फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, उससे रिलेटेड ही कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमसे अगली बार क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है? किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है? तो आपको इसका क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, अगर आपको कुछ याद हो कि जैसे कि सबसे शुरुआत में अगर ऑप्शन ए देखेंगे 1950। चलिए 1950 में तो नहीं लड़ा था। चलिए ऑप्शन और देखते हैं 1965। तो 1965 में इंडो पाक का युद्ध हुआ था। आपको सभी को याद होगा कि इंडो पाक का युद्ध हुआ था। इसमें पाकिस्तान जो था उसने अपने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका ऑपरेशन का नाम रखा था उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम उसने रखा था। इसमें क्या किया था, भारत पर आक्रमण कर दिया था और कश्मीर पे सबसे पहले, क्योंकि कश्मीर का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो सबसे पहले उसने कहाँ आक्रमण किया था, कश्मीर के उस क्षेत्र पर जहाँ पर कश्मीरी लोग रहते उनको भड़काया, भारत शासन के विरुद्ध भड़काया और उनको आक्रमण कर दिया। इसमें दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान हुआ था और इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने, भारत और पाकिस्तान के दोनों प्रधानमंत्री एक संधि पे हस्ताक्षर किए थे, युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका क्या नाम था, ताशकंद। कभी कभी ये हमसे पूछ लिया जाता है ताशकंद संधि किस किस के मध्य हुई थी। तो हमेशा याद रखना है तो फ्रेंड्स कि हमारे ताशकंद संधि किसके मध्य हुई थी, भारत और पाकिस्तान के। ये कब हुई थी, 1965 में। ठीक, चलिए अपना थर्ड ऑप्शन है 1947। 1947 अगर हम देखेंगे 1947 में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान का बीच विभाजन हो गया था उसके बाद क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान के पास जो उसका क्षेत्र था वो उससे संतुष्ट नहीं था। उसने क्या किया था, जो कश्मीरी क्षेत्र से जातीय जनजातीय लोग वहाँ पे रहते उनको भड़काकर उनको हथियार प्रोवाइड कराए थे और उन्होंने क्या किया था, कश्मीर पे हमला कर दिया था। कश्मीर पे जब हमला किया उसने, तो वहाँ के एक राजा थे, एक राजा थे, उन्होंने क्या किया, भारत से मदद मांगी, तो भारत ने फिर उनकी मदद की और ये युद्ध को जीत लिया था। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1971। जब 1971 भी हमारे पास याद है हमको कि 1971 में भी ये युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो भी हुआ था, जिसमें भारत की मदद किसने की थी, रूस ने। रूस हमारे मित्र राष्ट्र में आता था, रूस ने हमारे भारत की मदद की थी। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जब 1971 में जब हमारे भारत की जो राष्ट्रपति थी वो थी इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी थी, क्योंकि रूस ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1950 में। याद रखिएगा 1950 में उसने हस्ताक्षर किए थे कि हस्ताक्षर में संधि में यह था कि बिना कोई लाभ या बिना कोई चिंता किए रूस भारत को मदद देगा। किसी भी प्रकार की कोई भी युद्ध अगर होता है भारत से तो वह उसकी हेल्प के लिए आएगा। इसी संधि के तहत रूस भारत की हेल्प के लिए आया था और ये युद्ध हुआ था। चलिए हमारा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1950। 1950 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 1950 में कोई भी युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं लड़ा गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में वर्तमान में अभी 29 राज्य हैं। 29, जो हमारा 29वां राज्य है वो कौन सा है, तेलंगाना राज्य। जो 29वां राज्य है वो कब बना था, ये याद रखिए कि 29वां राज्य जो बना है तेलंगाना वो कब बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट उसका कब हुआ है, तो ये हुआ था 2 जून। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि 29वां राज्य है तेलंगाना उसको कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो उसका नाम वो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को है। वर्तमान इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एस चंद्रशेखर राव, चंद्र नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो तेलंगाना के हैं वो उनका सीएम का क्या नाम है। ठीक है, अगर उनकी राजधानी हमसे पूछता है कि बताइए तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो अभी वर्तमान में उसकी राजधानी है हैदराबाद। याद रखिएगा कि जो तेलंगाना राज्य है उसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? तो ये हमारा राइट आंसर इसका शायद आपको पता होगा कि हमारे जब भाषाई आधार पर क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना था तब किस आयोग की गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? अगर हमें याद होगा तो फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का काम क्या था कि भाषाई आधार पर
राज्यों का बंटवारा, सबसे पहले राज्यों का बंटवारा, तो ये कब अपने अस्तित्व में आया था? 1956 में। 1956 में कुछ राज्य बने थे जिनको हमको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य बने थे, अस्तित्व में आए थे। एक तो हमारे पास देखे जाएगा तो 1 नवंबर हमारा मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को एस्टेब्लिश हुआ था। आंध्रा है। तो हमें ऐसे ही कुछ राज्य हैं जो आपको बताने हैं। हमें कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप के कौन कौन से राज्य इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाए गए थे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016-2017 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? 2016 और 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? चलो ये तो पुराना क्वेश्चन है हमारे। अभी देख लेते हैं 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसका सही आंसर है हमारा कर्नाटक। कर्नाटका है। कर्नाटका ने विजय हजारे ट्रॉफी अभी जीती हुई है और उसके उप विजेता रहे थे तमिलनाडु। उसके उप विजेता हैं तमिलनाडु। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 2019 और 2020 के जो विजेता हैं उनका नाम है, वो कौन सी टीम है? वो कर्नाटक की टीम है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 में निम्नलिखित से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था? ज्योतिराव फूले। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सत्यशोधन समाज। सत्यशोधन समाज की जो स्थापना की थी वो ज्योतिराव फूले जी ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यशोधन समाज की जो स्थापना थी वो ज्योतिराव फूले ने की थी। अगर इसका हमसे पूछा था कि उसका उद्देश्य क्या था करने का, तो इसका उद्देश्य उनका एक ही था, जो शूद्र और अतिशूद्र लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना। मतलब कि जो रसूखदार हैं या पुरोहित वगैरह उनके जो चंगुल में फंसे हुए हैं, या बंधुआ मजदूर हैं, या उपेक्षित जो समाज वर्ग है उसको ऊपर उठाना, उनकी शिक्षा में वृद्धि लाना उनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बहुजन समाज। बहुजन समाज की स्थापना की थी। बहुजन समाज की स्थापना की थी काशीराम जी ने। काशीराम, जो काशीराम थे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग। हमसे अगर पूछा जाता है तो कि इसकी स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें हमारी स्थापना किसने की है? आत्माराम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम बार हुआ माना गया है? प्रथम माना गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परम 8000। परम 8000 जी बना था 1991। एक पुणे में है सीडैक। किसके द्वारा बनाया गया था? सीडैक के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। परम इसका नाम परम ही क्यों पड़ा? परम के एक संस्कृत शब्द है परम। परम का अर्थ होता है सुप्रीम। अगर आपको याद होगा परम का अर्थ क्या होता है? सुप्रीम। सुप्रीम मतलब कि विशिष्ट, सबसे अलग। ठीक है, चल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास फिर? सुप्रीम, यानी परम 800 1991 में माना हुआ है। और इसकी अगर देखें संस्था, मतलब जिसने बनाया था वो कौन थे? विजय टी भाटकर। इनका पूरा नाम क्या है? विजय टी भाटकर। ये अभी अगर पूछा जाता है हमसे कि जो पहले सुपर कंप्यूटर के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भारत में किसे बोला जाता है या किसने पहले बनाया था, तो इसका नाम है विजय भाटकर। भाटकर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शायद ये तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर होगा मंदसौर। मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। कभी हमसे पूछ लेता है गांजा उत्पादन के लिए कौन सा माना जाता है? गांजा एक इलीगल ही खेती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में गवर्नमेंट इसको लाइसेंसी बनाने की सोच रही है कि लाइसेंस इसको दिया जाए, क्योंकि गांजे का उत्पादन होता है वो किसके लिए होता है? कि दवाइयों में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा दवाइयों के लिए यूज़ होता है। इसलिए वो इसको किसी कंपनी को एक लाइसेंसी तौर पे इसको भविष्य में दे सकती है। अभी इस पर प्रक्रिया चालू है, हो सकता है कुछ समय बाद इसमें लाइसेंसी के साथ आप किसी कंपनी को खेती दी जा सके कुछ समय के लिए, जैसे अफीम के लिए दी जाती है। अफीम में भी आप बिना परमिशन या बिना लाइसेंस के आप इसकी खेती नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? मंदसौर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अंतिम शासन 1961 में सबसे लास्ट ये पुर्तगाली जो थे भारत में सबसे आए भी पहले थे और गए भी पहले थे। अगर हमसे कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में आगमन सबसे पहले किसका हुआ था, तो सबसे पहले आए भी पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में गए भी पुर्तगाली थे। 1961 तक इनका गोवा के ऊपर अधिकार था और ये 1961 तक गोवा में रहे थे। ठीक है,
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज के नाम से जाना जाता। तो अभी काफ़ी ये लाइमलाइट में भी रहा है 2018 से, क्योंकि इलाहाबाद सिटी है यूपी की, इसको बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया है अब, प्रयागराज। क्योंकि 16वीं सदी में एक राजा थे, उन्होंने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था। पहले भी पुराने में अगर प्राचीन काल में देखे जाएं तो प्राचीन काल में इसका पूरा नाम प्रयागराज ही मिलेगा, लेकिन 16 सदी में क्या हुआ था, एक राजा थे मुगल सम्राट, जिसने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, इलाहाबाद। तो हमारे जो यूपी के अभी सीएम, वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका नाम फिर से बदलकर क्या कर दिया है अब, प्रयागराज। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका नाम प्रयागराज। और 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। कन्नौज कहाँ पर है। कन्नौज भी एक यूपी का ही शहर है। जो कन्नौज क्यों पड़ा इसका नाम, कन्नौज इसलिए पड़ा कि कन्नकुज ब्राह्मण, ये मूलतः इसी शहर के माने जाते हैं। ये मूलतः कन्नौज सिटी के ही माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम कन्नौज सिटी पड़ा। इसी से ब्राह्मणों का नाम कन्नकुज ब्राह्मण, आपने काफ़ी बार आपके सामने भी आया होगा, तो आप इसको याद रखिएगा कि इसका नाम कन्नौज क्यों पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है जबलपुर। जबलपुर का नाम जवालीपुर, एक ऋषि थे जवाली, उनके नाम पर जवालीपुर पड़ा है। जिनके शायद से 2 और नाम बताए जाते हैं। एक तो था इनका जुब्बूगढ़ और जबलीपुर, तो दोनों आप याद रख लीजिए, जुबलीगढ़। ठीक है, जुबलीगढ़ है और एक जुब्बुलगढ़ है। ठीक है, जबलीपुर करके, सॉरी जबलीपुर है। ठीक, हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, वाराणसी। तो वाराणसी को आपको पता होगा, वाराणसी को पहले क्या बोला जाता था, काशी बनारस भी इसका नाम बताया गया है। इतिहास में अगर अपन देखे जाएंगे तो बनारस और काशी भी इसमें आता है। लेकिन 24 मई आप देख लीजिए, 24 मई को क्या हुआ, 24 मई 1956 इसको आधिकारिक रूप से इसका नाम क्या रख दिया गया, वाराणसी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाणसागर बांध इसके ऊपर से रखा गया है, मतलब किन के ऊपर नाम बाणसागर रखा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो, बाणभट्ट जी थे, वो उनके नाम पे भरा गया। भाई अब बाणसागर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बाणसागर बांध कहाँ पर है, तो बाणसागर बांध कहाँ पर है, ये सोन नदी पर है, और ये कहाँ, शहडोल ज़िले में। अभी हमसे पूछ लेता है कि बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। और किस ज़िले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहडोल ज़िले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनके बारे में एक और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि एम हिदायतुल्ला 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं और 6वें उपराष्ट्रपति भी रखे हैं, जिन्होंने पूरा कार्यकाल एक उपराष्ट्रपति के रूप में भी पूरा किया है, और 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश भी हो गए, ये उपराष्ट्रपति भी हो गए और राष्ट्रपति हो गए। तो हमेशा याद करिएगा इसको कि इन्होंने कौन सी पोस्टेस को बैठे हैं, आसीन रहे हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 में वित्त सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और जब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे पी नरसिम्हा राव जी 1991 में कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय बहुत ख़राब थी, उसको अर्थव्यवस्था गरीबी से बाहर निकालने के लिए इन्होंने 3 नियम लगाए थे, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को भारत में लाना, जो भारत की कंपनियां हैं अपनी अर्थव्यवस्था को उनके लिए खोलना। तो अपन क्या हुआ था 1991 में क्लोज जो आर्थिक नीति पे चल रहे थे उसको क्या कर दिया अपन ने, ओपन कर दिया, मतलब कि विश्व के लिए उसको खोल दिया। याद रखिए कि विश्व के लिए अपन ने क्या कर दिया, ओपन इकोनॉमी हो गए। फिर पहले अपन जो क्लोज इकोनॉमी थे उसमें अपन क्या भाग ले गए, वैश्वीकरण में आ गए। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण में 3 ये पॉलिसीज हमारी रहती हैं, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये आपसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो पहले अपन ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास
सूरदास जी क्या राज तरंगी ऑप्शन है, तो ये सूरदास की कुछ हमारे पास कुछ कृतियाँ हैं, जैसे कि उनका पहला एक सुर सागर उनकी एक कृति है। उसके बाद एक और कृति है उनकी साहित्य लहरी और सुर सरावली। उनकी 3 जो फेमस कृतियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सुर सरावली, साहित्य लहरी और सुर सागर। तो पहला ऑप्शन अपना नहीं होगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन देख लें तो शुद्रक। तो शुद्रक के बारे में हमें बताया जाता है कि इसमें किंवदंतियाँ काफ़ी हैं कि एक राजा था या कोई ऐसा कवि था, लेकिन इसमें कुछ बिल्कुल फिक्स नहीं है कि ये शुद्रक कौन थे। लेकिन इनकी कुछ एक फेमस आपने पढ़ी होगी मच्छकटिकम एक नाटक है जो काफ़ी फेमस है। हमें से काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि मच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो हमेशा याद रखिए कि मच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक जी। तो शूद्रक हमारे मच्छकटिकम के लेखक हो गए। हम ऑप्शन देखेंगे अब थर्ड ऑप्शन, कि हमसे थर्ड ऑप्शन क्या पूछता है। थर्ड ऑप्शन पूछता है कल्हड़। तो कल्हड़ जो हैं उन्हीं की जो रचना है राज तरंगिणी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कल्हड़। सही आंसर इसका कल्हड़ हो जाएगा। राज तरंगिणी के लेखक कौन हुए, कल्हड़ जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो वर्तमान में अभी कितना है, 5 वर्ष। 5 वर्ष एक पूरी बहुमत सरकार का, किसी और का नहीं, जो बहुमत दल जो रहेगा भारत में, जो चुनाव जीतकर आता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार रहती है, वो अपना पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है उसका, 5 वर्ष का। जैसे कि अभी मोदी सरकार है जो बहुमत के साथ आई है, तो कितना कार्यकाल, बिना किसी अपेक्षित समस्याओं के, मतलब कि बिना कोई समस्या सरकार बहुमत खो दे या उसको छोड़ के और सारी चीज़ें आगे, अगर वो पूर्ण बहुमत में रहेगी तो कितने वर्ष रहेगी, 5 वर्ष का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कोलकाता में नदी किस नदी के किनारे स्थित है। तो फोर्ट विलियम क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि फोर्ट विलियम है क्या चीज़। तो फोर्ट विलियम, फोर्ट से तो हमें पता है कि किला है। विलियम का मतलब होता है कि विलियम एक थे ब्रिटिश, क्योंकि ये बना था हमारा ब्रिटिश जब साम्राज्य हमारे मतलब राज कर रहा था, तो इसमें बनाया गया था फोर्ट विलियम किला। 16 ये बना था हमारा 1696 से स्टार्ट हो गया था। 1696 में से बनाया गया था फोर्ट विलियम। इसका क्यों नाम पड़ा था, फोर्ट विलियम के नाम से पड़ा था। विलियम तृतीय जो ब्रिटेन के उस समय राजा थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था फोर्ट विलियम कोलकाता। फोर्ट विलियम कोलकाता इसमें पड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है ये फोर्ट विलियम क्लब। वर्तमान में ये अभी पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय है आर्मी का, ये आर्मी के अंडर आता है पूरा क्षेत्र, और ये आम नागरिकों के लिए बंद रहता है। इसका जो छोटा सा हिस्सा है वो अभी सिर्फ वो उसके लिए संग्रहालय बना गया है। जो संग्रहालय है वो कुछ मतलब दिन के लिए खुलता है, केवल जो भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं उसके जो संग्रहालय हैं उसमें कुछ इक्विपमेंट है, केवल वो नागरिकों को, आम नागरिकों को दिखाए जाते हैं। और अभी वर्तमान में जी आर्मी के अंडर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हुगली। फोर्ट विलियम कोलकाता में एक किला है जो हुगली नदी के किनारे है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 9वें गुरु कौन थे। तो मेरे देख लेंगे सिखों के 9वें गुरु कौन थे। 9वें गुरु थे इनके गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर के बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर वही थे जिन्हें औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने के कारण इनका सर कलम करवा दिया था। ये कब करवाया था, इनका सर कलम करवाया था 1675 में इनका सर कलम करवा दिया था, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म मानने से मना कर दिया था। इस कारण से जो मुग़ल सम्राट था उस समय का औरंगजेब, उसने इनका सर कलम करवा दिया था। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि सिखों के पूरी लिस्ट आप एक बार याद कर लीजिए कि उनके गुरु कौन थे। प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म को प्रवर्तक थे प्रथम। और जो अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह, जो लास्ट में आते हैं, गुरु गोविंद सिंह लास्ट के हैं, तो 10वें गुरु। तो उनके बाद उनके गुरु खत्म, मतलब गुरु परंपरा खत्म कर दी थी उन्होंने, तो उसके बाद कोई गुरु नहीं है अब। इस कारण से अब क्या सिर्फ लास्ट में क्या हमारे पास ऑप्शन आता है, गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंचान एशियन खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या। चलिए ये तो पुराना, हमारा नया देख लेते हैं 2018 वाला, कि हमारा 2018 में एशियन खेल कहाँ पे हुए थे। तो एशियन खेल 2018 में कहाँ हुए थे, 2018 में हुए थे इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। इंडोनेशिया के जकार्ता पेलम्बर, तो जकार्ता शहर में हुए थे। इसमें भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं। इसमें 16 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे, कुल मिलाकर 70 मेडल भारत ने जीते थे। और उसकी रैंक कितनी थी, 8th। तो भारत किस रैंक पे रहा था, 8th रैंक पे। सॉरी जरा, भारत कौन से रैंक पे रहा था, 8th रैंक उसकी रही थी, 8th रैंक
भारत की। उसने कुल कितने मेडल, कभी आपसे पूछ लेता है कि कितने मेडल जीते ना, 70 कुल मेडल इसमें जीते थे। कभी कभी हमसे पूछता है कि भाई उसके मेन ध्वजवाहक कौन थे, जो आगे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय दल के जो थे वो कौन थे, सॉरी, भारतीय दल के जो नेता थे, तो हमसे पूछ लिया जाता है कभी भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे। तो इसमें हम सही आंसर हमारा नीरज चोपड़ा जो एथलीट हैं वो भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबूलाल गौर जी हमारे उमा भारती जी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक और हम जानकारी देते हैं। शिवराज सिंह चौहान ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना सबसे लंबा कार्यकाल अभी पूरा किया है, मतलब सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के नाम है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये रहेगा अपना गोवा। अगर आपसे पूछ लेता है भौगोलिक रूप से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो रहेगा राजस्थान। तो हमेशा याद रखिएगा राजस्थान हमारा भौगोलिक रूप से सबसे, अगर पॉपुलेशन में आपसे पूछता है पॉपुलेशन में कौन से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारे पास, तो वो है यूपी। पॉपुलेशन में अगर आपसे पूछ लेता है तो वो कौन सा रहेगा, यूपी सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो हमेशा याद रखिएगा जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा यूपी। भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिक में देखेंगे तो ज्योग्राफिक में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन है, राजस्थान। सबसे कम कौन है, गोवा। याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं अब जनरल नॉलेज के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। छोटी अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ आगे के लिए बताएं कि मैं उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। तो आगे के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।